हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आइसोमेरिज्म आपका क्या होता है कि अगर कोई सा भी आपका कंपाउंड है या कोई सब्सटेंस है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब बेसिकली आपके जो आइसोमेरिज्म होते हैं ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी है इसकी। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो आपका पहला पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसके अंदर भी चार पार्ट डिवाइड किए गए हैं। पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है कोऑर्डिनेशन और चौथा है लिंकेज। ठीक है, तो ये चार टाइप्स हैं। अब आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, इसका क्या मतलब होता है कि कोई सा भी आपका सपोज कीजिए मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एटम्स है ना, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होएगा। ठीक है, ये किसमें डिफर करते हैं? ये डिफर करते हैं एटम्स के अरेंजमेंट में विद इन अ मॉलिक्यूल। तो वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। इसके नाम से भी आप इसको निकाल सकते हो, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो आपके होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एटम्स जो होते हैं ना, इनके अरेंजमेंट में अरेंजमेंट इनका डिफरेंट तरीके से होगा, उसमें डिफरेंस आएगा बट कब? स्पेस के अंदर में। ठीक है, मतलब इनकी पूरी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो ये डिफरेंस है स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो में। इसमें क्या होता है, एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, और इसमें एटम्स का अरेंजमेंट होता है डिफरेंट विद इन स्पेस। ठीक है, स्पेस के अंदर। तो अब हम इसके पार्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल के अंदर आपका आता है आयोनाइजेशन। तो इसके नाम से आप देख सकते हो, इसमें क्या है, आयन। तो इसमें क्या होता है आपका कि अगर आप जैसे कोई सा भी दो कंपाउंड ले रहे हो तो उसमें आयंस में आपको डिफर करेंगे। ये आयंस में आपको डिफरेंस दिखेगा। कैसे दिखेगा, आप इसको एग्जांपल से देखिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है, COBr NH3 का होल 5 SO4। ये एक आपका पूरा एक कंपाउंड है, और एक है CONH3 का होल 5 SO4 देन Br। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये आपका जो पूरा पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, सिंपल आयन या काउंटर आयन। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसमें अगर आप चेक करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना है, 5 है, और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो दोनों में सेम है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अंदर में जो जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, जो जो यहाँ पर, वो कौन से हैं। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी देखिए Br है, यहाँ पर भी Br है, NH3 का होल 5 है, यहाँ पे भी NH3 का होल 5 यहाँ भी है, यहाँ पे भी SO4 है और यहाँ पर भी SO4 है। सारे कंपोनेंट तो सेम ही है, जो इसमें है वो इसमें है। डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ पर काउंटर आयन में। यहाँ पर काउंटर आयन हमारा क्या है, SO4 है, वहीं यहाँ पर हमारा काउंटर आयन क्या है, Br है। तो अगर आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अगर इसको आपने वाटर के अंदर डाला तो क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो ऐसे ही आपको एज इट इज मिल जाएगी, मतलब COBr NH3 का होल 5। चेंज कहाँ पे आएगा, ये SO4 क्या होगा, डिसोसिएट होगा अपने आयंस में, तो ये क्या बनेगा, SO4 पर 2- चार्ज आएगा। यही होगा ना। इस वाले को अगर आप वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको सेम मिल जाएगा, CONH3 का होल 5 SO4। चेंज कहाँ पे आएगा, ब्रोमीन में, तो Br क्या हो जाएगा, Br- बन जाएगा, है ना, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सल्फेट मिल रहा है हमें, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, आयन मिल रहा है ब्रोमाइड का आपको। तो इसमें बस चेंजेस जो आते हैं आयोनाइजेशन में, उसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो डिफर करते हैं अपने आयंस में। कैसे, यहाँ पे डाला आपने तो यहाँ सल्फेट आयन बन रहा है, वहीं यहाँ पर हमारा ब्रोमाइड आयन बन रहा है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, सल्फेट का देगा, और ये ब्रोमाइड आयन का देगा। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है आयोनाइजेशन में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेट। अब इसके नाम से आप समझ सकते हैं, हाइड्रेट मतलब इसमें कुछ वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हाइड्रेट जो आपका आइसोमेरिज्म है वो तब शो करता है जब यहाँ पर क्या होगा आपके, अगर इसमें हमें मिलता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है ये,
तो जब भी आपको कहीं पर किसी कंपाउंड में दिख रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें मिल रहा है, इट मींस वो कैसा आइसोमेरिज्म होगा, हाइड्रेट। अब ये हम कैसे समझेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, CrH2O का होल 6 Cl3, ठीक है। यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर देखिए CrH2O का होल 5 Cl देन Cl2 इंटू H2O। अब यहाँ पर भी वाटर हमें मिल रहा है, तो हमें वाटर दिख रहा है, इट मीन्स ये आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर रहा है, हाइड्रेट कर रहा है। अब इसमें हमें बेसिकली समझना है क्या है कि इस कंपाउंड में आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर क्या है CrH2O का होल 6 Cl3, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी Cr है, H2O का होल 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर H2 है, तो टोटल कितने H2O हैं, यहाँ पर भी तो 6 हो गए, 5 एंड 1 6 हो गए, और यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर क्लोरीन 3 है हमारे पास, और यहाँ पर क्लोरीन 1 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर भी टोटल क्लोरीन तो 3 ही है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर क्लोरीन हमारा बाहर था ब्रैकेट के, और यहाँ पर एक क्लोरीन हमारा ब्रैकेट के अंदर है, 2 क्लोरीन हमारा ब्रैकेट के बाहर है, और H2O यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 H2O जो है आपका वो तो ब्रैकेट के अंदर है, बट एक H2O आपका ब्रैकेट के बाहर है। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ब्रैकेट के अंदर H2O मिल रहा है या बाहर मिल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हमें H2O मिल रहा है या काउंटर आयन में, हमें मतलब इस चीज से है कि हमें वाटर दिखना चाहिए, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इट मीन्स ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अब अगर इसको आप वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होगा, अगर वाटर के अंदर आप डालेंगे तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा, प्लस आपको क्या होगा, क्लोरीन के आयन मिलेंगे, कैसे, ये 3Cl माइनस हो जाएगा, Cl3 है तो वाटर के अंदर आपने इसको डाला तो, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, वाटर के अंदर आपने डाला तो। वही सेम अगर आप इसको डालते हैं वाटर के अंदर तो क्या होगा, ये तो आपको सेम मिलेगा, प्लस क्लोरीन यहाँ पर Cl2 है तो क्या हो जाएगा, 2Cl माइनस हो जाएगा, और एक हमें क्या मिलेगा, H2O भी मिलेगा, ये भी तो मिलेगा, ये वाला H2O ये भी हमें मिल जाएगा, मिलेगा ना H2O का एक मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर है ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब अगर आपने इसके अंदर इस कंपाउंड में अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, ठीक है, AgNO3 अगर आपने ऐड कर दिया, ठीक है, AgNO3, तो क्या होगा, आपको पता होगा कि जो आपका Ag होता है ये Cl से रिएक्शन करके क्या करेगा, AgNO3 अगर मैं डाला तो ये AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा। तो AgCl कितने बनेंगे, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है, तो 3 AgCl बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। और इस वाले में आप देखिए, इस वाले में अगर आपने AgNO3 डाला तो यहाँ पर क्या होगा, 2 है ना यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पर इसमें भी अगर हमने AgNO3 डाल दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgCl तो बनेगा बट कितने, 2, ठीक है, और यहाँ पर एक H2O भी है तो हमें H2O भी मिलेगा ना। अब इसमें अगर आप ये वाले में अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, ठीक है, अगर आपने वो डाल दिया तो क्या आपको वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, यहाँ पर आप इस रिएक्शन में देखिए मिलेगा, अगर हमने इसमें डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर है ना आपका, ये वाटर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में है, और जब भी डिसोसिएशन होता है तो क्या होता है, ये काउंटर आयन का होता है, ये तो ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये तो डिसोसिएट होगा नहीं आपका, ये तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर आपको कोई सा भी वाटर नहीं मिलेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इस वाले में आप देखिए, इसमें अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या होगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए आप काउंटर आयन के साथ में एक H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, तो जब यहाँ पर 2 AgCl मिल रहा है हमें, तो साथ ही हमें H2O का भी एक मॉलिक्यूल मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये आयंस के साथ में ही था, ये इसके अंदर से नहीं मिल रहा है, जैसे इसमें था तो इसके अंदर से ये डिसोसिएट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में है, ये बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ये क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर ये काउंटर आयन के साथ में है, तो ये डिसोसिएट होके यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल वाटर का मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल वाटर का प्रेजेंट होगा, वहीं यहाँ पर कोई सा भी वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये चीजें क्लियर हो रही है। हाइड्रेट में क्या हो रहा है, हाइड्रेट में बस आपका चेंज कहाँ पे आ रहा है कि आपको बस देखना है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है किसी आइसोमेरिज्म में, तो क्या है वो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। उसका एग्जाम्पल आप इसके थ्रू समझ सकते हैं कि जब आपने इसको वाटर में डाला तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ,
अगर हमने इसको सिल्वर नाइट्रेट से इसका रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया तो वहां से हमें क्या होगा कि कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं बाहर में H2O है ही नहीं है ना, इसलिए नहीं मिल रही, यहाँ था तो हमें मिल रहा था। क्लियर है इतनी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको क्या समझना होता है कि कोऑर्डिनेशन को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसमें याद रखिए कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, लिगैंड जो है आपके, उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमेशा सेम होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है ये हमेशा सेम होना चाहिए, इसकी यही पहचान है। अब जैसे ये वाले एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, Cr दिया है, Cn का होल 6 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CO देन NH3 का होल 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है और यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, इट मींस इक्वल है। तो जब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कोई सा भी कंपाउंड शो करता है तो वो क्या करता है कि अगर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है तो वो ना इंटरचेंज कर लेता है एक दूसरे से। इट मींस ये क्या बन जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं Cr, देन यहाँ पर Cn का होल 6 था, इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, NH3 कर लेंगे, NH3 का होल 6, ठीक। और यहाँ पर ये हमारा क्या था, CO के साथ में क्या जुड़ा हुआ था, NH3। तो अब हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे किससे, Cn से। यहाँ पे हमने लिख दिया Cn का होल 6, बस हमने इंटरचेंज किया है। क्रोमियम यहाँ पर इसके साथ साइनाइड था तो हमने NH3 लगा दिया, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ में क्या था, NH3 था तो हमने साइनाइड Cn को लगा दिया। बस हमने इंटरचेंज किया है, इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया है और इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया है, बस यही काम आपका हो रहा है इसके अंदर। तो जब इस टाइप का कोई आपका आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कोई सा भी कंपाउंड, इट मीन्स वो कैसा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है वो, ठीक है। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लिंकेज। अब आपका लिंकेज में क्या होता है कि आपने पहले पढ़ा होगा, ये एक स्पेशल केस में आएगा, जैसे आपने पढ़ा हुआ था डेंटिसिटी में आपने एक टर्म पढ़ा था एम्बीडेंटेट, ये पढ़ा था आपने, एम्बीडेंटेट। ये क्या होता था एम्बीडेंटेट में होता था कि कोई सा भी आपके पास जो डोनर एटम है वो क्या होना चाहिए, 2 डोनर एटम होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर आप एग्जांपल में देखिए NO2 है, तो एम्बीडेंटेट में क्या होता था कि कोई से भी अगर आप किसी भी एलिमेंट को ले रहे तो उसमें क्या होता था कि 2 डोनर एटम होते थे, बट उनमें जो लिंकेज फॉर्म होता था, जो लिंक बनाते थे, वो एक ही टाइम पर एक ही बनाते थे। मतलब अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों डोनर एटम है, तो साइमल्टेनियसली ये नहीं होगा, एक टाइम पर नाइट्रोजन डोनर की तरह एक्ट करेगा और एक टाइम पर ऑक्सीजन। एक टाइम पर ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों डोनर की तरह एक्ट नहीं करते थे, सब 1 by 1 होता था। एक बार नाइट्रोजन एज अ डोनर एक्ट करेगा और एक बार ऑक्सीजन। तो ये किस केस में होता था, एम्बीडेंटेट के केस में। तो लिंकेज में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे 2 डोनर एटम है, एम्बीडेंटेट वाला जो भी आपका केस होगा वही सिर्फ लिंकेज आइसोमेरिज्म को शो करेगा। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लिंकेज में हमेशा एम्बीडेंटेट होगा तो ही वो शो करेगा। अब एग्जाम्पल में जैसे NO2 है, ठीक है। अब NO2 से, जैसे NO2 है आपका, अगर इससे हमने कोई सा भी कंपाउंड बनाया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सपोज कीजिए ऐसे कुछ हमने बना दिया कि एक बार ANO2 ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, और एक बार क्या बन रहा है आपका ONO। एक बार आपका लिंकेज फॉर्म हो रहा है N से, नाइट्रोजन से, और एक बार फॉर्म हो रहा है O से, ठीक है। तो अब एम्बीडेंटेट में यही तो होता था, एक बार या तो नाइट्रोजन एक्ट करेगा डोनर की तरह और एक बार ऑक्सीजन, दोनों एक साथ नहीं करते थे। तो अगर नाइट्रोजन करता है डोनर की तरह एक्ट तो हम क्या बोलते थे, N नाइट्राइटो, और ऑक्सीजन जब करता था डोनर की तरह एक्ट तो हम क्या बोलते थे, O नाइट्राइटो। तो यही चीज है एम्बीडेंटेट में कि 2 डोनर एटम होंगे बट 1 by 1 वो डोनर की तरह एक्ट करेंगे, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों नहीं करेंगे। उसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे अगर आपका दिया हुआ है SCN, है ना, अगर यहाँ पर लिंकेज आपकी सल्फर से हो रही है तब हम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेटो, ठीक है, थायोसाइनेटो। और अगर लिंकेज आपकी NCS में नाइट्रोजन से हो रही है, अगर इसके थ्रू लिंकेज हो रही है
तब क्या बोलते हैं हम, आइसोथायोसाइनेटो। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। अगर नाइट्रोजन से अगर NO2 में अगर आप देखें नाइट्रोजन में N से लिंकेज हो रही है तो बोलते हैं N नाइट्राइटो, O से हो रही है तो O नाइट्राइटो। तो लिंकेज में क्या होता है, जब इस टाइप का कोई आपको मिल रहा है, इस टाइप का आपको कोई सा भी कंपाउंड मिल रहा है, तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इट मींस लिंकेज में आपको एम्बिडेंटेट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एम्बिडेंटेट होगा तो ही लिंकेज फॉर्म होगी। एम्बिडेंटेट में आपको क्या होगा, दो डोनर एटम मिलेंगे और 1 by 1 वो एज अ डोनर एक्ट करेंगे। तो यही आपका ओवरऑल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके अंदर जो 4 पार्ट्स थे वो मैंने आपको आज बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।